नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनी सर में। दोस्तों आज फिर से आप सभी के लिए एक नया टॉपिक और शानदार क्वेश्चन, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके और जनरल साइंस के बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी, जीडी, टेक्निकल, कलरक, ट्रेडमैन्स, रेलवे ग्रुप डी, बैंकिंग, राजस्थान पुलिस, एसआई और अन्य आयोजित होने वाले एग्जाम्स की, तो ये क्वेश्चन आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। कहीं रुके नहीं, लास्ट तक वीडियो को आप देखते जाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज के क्वेश्चन और पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा और किस प्रकार का सुधार किया जाना संभावित है, उसकी सूचना भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलो देखते हैं आज की हमारी इस क्लास का पहला क्वेश्चन। बहुत बार एग्जाम में पूछ जा चुका है, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? कि इनमें से स्वेज नहर का निर्माण जो है वो निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? तो दोस्तों स्वेज नहर के निर्माण का कार्य 1859 में शुरू हुआ और 1869 में क्या हुआ है, पूरा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले स्वेज नहर कहां पर स्थित है? तो स्वेज नहर दोस्तों जोड़ती है किन दो सागरों को? एक जोड़ती है भूमध्य सागर को और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। याद कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्वेज नहर को बनवाने वाले कौन? तो इसके संबंध में कहा जाता है एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे जिनका नाम था फर्डिनेंड डी लेसेप्स। इस प्रकार के एक व्यक्ति का नाम है जो फ्रांस के व्यक्ति थे और उन्होंने स्वेज नहर के निर्माण का कार्य करवाया। वर्तमान में स्वेज नहर पर अधिकार किसका है? तो वर्तमान में स्वेज नहर पर मिस्र देश का अधिकार है। आदि सभी जो क्वेश्चन है वो स्वेज नहर से संबंधित दोस्तों पूछ जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन मैंने यहां पर आपको बताने की कोशिश करी है। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, पढ़ाने का तरीका कैसा, मुझे आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर इसमें से कौन सा है? दोस्तों हमें बताना है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी। क्वेश्चन का आंसर यहां पे होगा माउंट किलिमंजारो। दोस्तों माउंट किलिमंजारो है, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। वजह यह है कि इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। कितना ऊंचा है? 5895 मीटर। ये कहां पर स्थित है? तो ये अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। अफ्रीका कहां पे स्थित है? तंजानिया और केन्या में स्थित है। और दोस्तों इसके संबंध में कहा जाता है कि माउंट किलिमंजारो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पहाड़ है। दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पहाड़ आपसे पूछा जाए तो आपको क्या देना है? माउंट किलिमंजारो का नाम ही देना है। चलिए कुछ और भी बात करते हैं। यहां पर माउंट मैकिन्ले, ये नॉर्थ अमेरिका मतलब कौन से महाद्वीप में आता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। माउंट मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कौन से देश में स्थित है? तो दोस्तों यह पर्वत चोटी अलास्का में स्थित है। कहां पे स्थित है? अलास्का में स्थित है। और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि अमेरिका के पूर्व जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम था बराक ओबामा, बराक ओबामा ने क्या किया था? इस पर्वत चोटी का नाम परिवर्तित किया और इसका नाम क्या रख दिया गया? डेलानी पर्वत रख दिया गया। क्या नाम कर दिया? डेलानी पर्वत। तो ये करंट के हिसाब से भी आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं और तो दूसरा यहां पे है माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है? एंडीज पर्वत श्रेणी में स्थित दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एकांगुआ, इसका नाम है। इस पर्वत चोटी की दोस्तों ऊंचाई है 6960 मीटर। कितनी ऊंची है? 6960 मीटर। और ये दक्षिणी अमेरिका में कहां पे स्थित है? तो यह पर्वत चोटी दक्षिणी अमेरिका में, एक तो देश आपने नाम सुना होगा चिली और दूसरा नाम सुना होगा आपने अर्जेंटीना। कौन सा नाम सुना होगा? अर्जेंटीना। इन दोनों की सीमा पर स्थित है दक्षिणी अमेरिका में माउंट एकांगुआ। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रेणी में। और एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी के रूप में भी जानी जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों माउंट कोसियुस्को है, इसके संबंध में भी थोड़ा आप देख लें। माउंट कोसियुस्को कहां पर स्थित है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है।
कौन से महाद्वीप में है? अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इस पर्वत चोटी की ऊंचाई है 4892 मीटर। और ये कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो माउंट कोसियुस्को है। ये अंटार्कटिका की एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है सेटिनल। कौन सी पर्वत श्रेणी है? सेटिनल पर्वतमाला में स्थित नाम है माउंट कोसियुस्को। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के रूप में जानी जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अपना यहां पर तरीका यही रहता है कि एक ही क्वेश्चन के साथ बहुत से क्वेश्चनों को व्याख्या सहित पढ़ाया जाए ताकि आपकी तैयारी को बेहतर किया जा सके। और हमारी विशेषता है, हमारे चैनल पे प्रतिदिन 2 वीडियो जीके के आते हैं, एक इंडिया वर्ल्ड और जनरल साइंस के, और एक शाम को 8:15 पर लाइव क्लास आती है राजस्थान जीके की। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, कौन सी? तो दोस्तों यूरोप की पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? आल्प्स पर्वत श्रृंखला। एशिया में स्थित है कौन? हिमालय। एंडीज है दक्षिणी अमेरिका में। रॉकी है उत्तरी अमेरिका में। यह भी आप याद कर लें। एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी के रूप में भी जानी जाती है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी के रूप में इसको जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? अक्षांशीय विस्तार अपने को यहां बताना है। यह भारत का मुख्य भूमि का भाग है और इस मुख्य भूमि के यहां से कितनी डिग्री अक्षांश रेखा निकलती है? तो दोस्तों यहां से जो निकलती है उसका नाम है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितने डिग्री है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। और यहां पर स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसका दक्षिणी बिंदु, जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, पार्सन पॉइंट कहते हैं, इस अक्षांश है, इसका है 6 डिग्री 45 मिनट। कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। और मुख्य भूमि का कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये भी आप याद कर लें दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में अंतर है कितने डिग्री का? ग्रीनविच का मतलब होता है 0 डिग्री। भारत का मानक समय कितना है? तो भारत का मानक समय है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इन दोनों के बीच में दोस्तों समय का कितना अंतर है? तो उसके बीच में समय का अंतर है 5 घंटे 30 मिनट का। और 5 घंटे 30 मिनट का भी क्या है? समय आगे है। समय क्या है? आगे। क्यों? क्योंकि ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है इसके पूर्व में स्थित जितना भी है जो देश है उन सभी का समय हमेशा क्या होता है? आगे होता है। और इसके पश्चिम में स्थित जो समय है उनका समय हमेशा क्या होता है? पीछे होता है। इसलिए भारत का मानक समय ग्रीनविच समय में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है, मतलब यह उससे आगे है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। बहुत बार ये आर्मी जीडी का जो पेपर होता है दोस्तों उसमें एक भारत की राजधानी या दुनिया की किसी राजधानी के बारे में पूछ जाता है। मैंने यहां पर गुजरात की राजधानी के बारे में पूछा है। सूरत किसी की भी राजधानी नहीं है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है और भोपाल जो है ये किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा इसमें से आपको पहचाननी है दोस्तों। चीन की येन जो है ये किसकी मुद्रा है? जापान की मुद्रा है। युआन किसकी है? चीन की मुद्रा है। रुपया किसकी है? भारत की है। और टका किसकी है? बांग्लादेश की मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, चीन की मुद्रा का नाम क्या है? युआन। तो ये भी आप दोस्तों यहां पर याद रखें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आपको ये क्वेश्चन और पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते जाएं आगे। और बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आपको यहां पर मिलने वाले हैं और साइंस के क्वेश्चन भी आपको यहां पर मिलेंगे। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? यहां पर 3 नदियों के नाम आपके सामने हैं। तिब्बत, जो इस तरह से आप भारत का हिस्सा देखते हैं इसके इस वाले एरिया में यहां पर स्थित एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर
झील। और मानसरोवर झील के नजदीक से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है दोस्तों? इन सभी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट से ही होता है। सिंधु मानसरोवर झील के उत्तर वाले भाग से निकलती है, सतलुज उसके पश्चिम वाले भाग से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र उसके पूर्व वाले भाग से निकलती है। और तीनों नदियां तिब्बत से बहती हुई भारत में प्रवाहित होती है। इसलिए यहां पर इन दिए गए ऑप्शन में से डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ही राइट होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। चित्रकूट, लखनऊ, जौनपुर और पटना। दोस्तों गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहरें बसे हुए हैं? जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो गंगा नदी के किनारे है हरिद्वार, इसी के किनारे है इलाहाबाद, इसी के किनारे है वाराणसी। कौन है? वाराणसी। वाराणसी, इलाहाबाद, हरिद्वार, ये सभी किस नदी के किनारे स्थित है? ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। और एक है पटना, वो भी किसके किनारे स्थित है? गंगा। यहां पर प्रांतीय राजधानी पूछी गई है, इसका मतलब पटना जो है वो किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है। बिहार की राजधानी है पटना। और पटना किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा के किनारे। और अगर आप देखिए तो लखनऊ भी एक राज्य की राजधानी है, और वो यूपी मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती जो है वो गंगा की एक सहायक नदी है, और उसके किनारे बसा हुआ है कौन? लखनऊ। लेकिन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पटना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मीठे जल की सबसे बड़ी जो झील यहां पर है वह कौन सी है? वूलर झील। कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील कहां पर? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। लोकटक झील कहां पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। पुष्कर झील कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के अजमेर में स्थित है। तो डल झील श्रीनगर, वूलर झील कश्मीर, लोकटक झील मणिपुर, और पुष्कर झील कहां पर है? राजस्थान में। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है वो यहां पर दिए गए ऑप्शन में कौन सी है? वूलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रही हैं? मयूराक्षी परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये मयूराक्षी नदी पर ही स्थित है। कौन सी नदी पर है? मयूराक्षी नदी पर। मयूराक्षी दामोदर की सहायक नदी है। दामोदर नदी घाटी कॉरपोरेशन के तहत इस मयूराक्षी नदी पर भी मयूराक्षी परियोजना बनाई गई। ये नदी कहां से निकलती है? तो ये निकलती है छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश से। छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश कहां पर है? झारखंड में स्थित है। इसका मतलब दिए गए ऑप्शन में यहां पर झारखंड है और यहां पर झारखंड है। उसके बाद यह नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है तो आता है कौन? पश्चिम बंगाल। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर यहां पर क्या होगा? पश्चिम बंगाल और झारखंड है वो मयूराक्षी परियोजना से ज्यादा लाभान्वित होते हैं। पश्चिम बंगाल और झारखंड। दोस्तों एक बात और यहां पर याद रखना है, इसी मयूराक्षी नदी पर एक और बांध बनाया गया है, और उस बांध का नाम है मसनजोर बांध। कौन सा बांध है? मसनजोर बांध। मसनजोर बांध जो है, इस बांध को एक और भी नाम से जानते हैं दोस्तों, इस बांध को कनाडा बांध भी कहते हैं। कनाडा बांध क्यों कहते हैं? कि मसनजोर बांध कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? कनाडा बांध भी कहते हैं। ये कहां पर स्थित है? तो मसनजोर बांध है वो झारखंड राज्य में स्थित है। और झारखंड में कौन सा स्थान है? दुमका नामक एक स्थान है जहां पर बना है मसनजोर बांध। कौन सी नदी पर? मयूराक्षी नदी पर। किस देश के सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। इसी वजह से इस बांध को क्या कहते हैं? कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है विंग्स ऑफ फायर। इसी वजह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है। निम्न में से किनको मिसाइल मैन भी कहा जाता था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और उनकी आत्मकथा का शीर्षक क्या था? विंग्स ऑफ ए फायर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस है ये प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ दिवस। कौन सा दिवस? एक मिनट। 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ दिवस। यह भी आप याद कर लेना, पूछा जा सकता है। और 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो इस दिन मनाया जाता है विश्व ऊर्जा दिवस के रूप में। किसके रूप में? विश्व ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर। यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर। 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस और 20 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आपको ये क्लास पसंद आई, ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं प्रतिदिन वीडियो डालूं आपके पास सूचना पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो महत्वपूर्ण है, बैडमिंटन खेल में भारत को बहुत से पदक दिलाए हैं किसने? साइना नेहवाल ने। साइना नेहवाल का जन्म कब हुआ? तो इसका जन्म हुआ 17 मार्च 1990 को। कब हुआ था? 17 मार्च 1990 को। कहां पर हुआ? तो इनका मूल जन्म है वो तो कहां हुआ था? हिसार हरियाणा में। लेकिन वर्तमान में ये कहां निवास करती है? वर्तमान में इनका निवास स्थान है हैदराबाद। कहां पर है? हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना जो है वो उसका वर्तमान का मूल स्थान है। दोस्तों साइना नेहवाल को कुछ पुरस्कार भी मिले हैं, ध्यान रखना। साइना नेहवाल को 2009 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अर्जुन पुरस्कार। इसे 2009-10 में एक और भी पुरस्कार दिया और उसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और 2010 में साइना नेहवाल को एक और भी पुरस्कार दिया गया, उसका नाम है पद्मश्री। कौन से पुरस्कार से? पद्मश्री से नवाजा गया। और साइना नेहवाल है, इसने लंदन ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। तो साइना नेहवाल के संबंध में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों याद कर लें इन क्वेश्चनों को। बहुत सी जानकारियां मैंने आपको दी हैं। इनका जन्म हिसार हरियाणा में 17 मार्च 1990 को हुआ। वर्तमान में ये हैदराबाद तेलंगाना में रहती हैं। अर्जुन पुरस्कार 2009 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2009-10 में, पद्मश्री पुरस्कार 2010 में और लंदन ओलंपिक में भारत की तरफ से इसने कांस्य पदक भी जीता है। बहुत ही शानदार है इसके संबंध में क्वेश्चन। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है एक क्या? कोई झील है, मरुस्थल है, पर्वत है या कोई द्वीप है? दोस्तों ये क्वेश्चन शायद आपने पहले कहीं नहीं पढ़ा होगा और मैं मेरे वीडियो में प्रतिदिन 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे लेकर आता हूं जो शायद ही आपको कहीं बुक्स में मिलेंगे। तो ओलंपिक्स जो शब्द है वो ओलंपस, और ओलंपस एक क्या है? मरुस्थल है। इसी नाम से इस शब्द को लिया गया और नाम क्या रख दिया गया? ओलंपिक ही रख दिया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1951 को। 22 नवंबर 1951 को भारत के वित्त आयोग की स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं और लोकसभा में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक सदस्य कैसे होते हैं? निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती हैं, जो एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। ये दोनों प्रकार के सदस्य मिलकर लोकसभा के अध्यक्ष का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की इसमें से कौन सी संसदीय जो प्रणाली व्यवस्था है ये भारतीय संविधान ने किससे ली थी? इंग्लैंड से ग्रहण करी है। इसी प्रकार संघीय प्रणाली है वो कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। बहुत कुछ जैसे दोस्तों आपको सुनने को मिलता है किसके मूल कर्तव्य कहां से लिए गए, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था
कहां से की गई, ये सभी क्वेश्चन आप याद कर लें, क्योंकि माना जाता है कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला है और इसको गठन करने में हमने दुनिया के दूसरे देशों से बहुत कुछ लिया था, इसलिए यहां पर बहुत से क्वेश्चन दिए हैं। इंग्लैंड से ली गई है संसदीय प्रणाली। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 की विद्रोह से प्रभावित नहीं था, यानी 1857 की क्रांति, भारत का जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, इनमें से ये घटना कौन से स्थान पर घटित नहीं हुई, तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में ऐसा नहीं हुआ है। झांसी उत्तर प्रदेश में भी 1857 की क्रांति हुई थी, जगदीशपुर में भी हुई है जो उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ भी उत्तर प्रदेश में है, यहां पर भी 1857 की क्रांति का कोई ना कोई विद्रोह हुआ है यहां पर, लेकिन चित्तौड़ में किसी प्रकार की छावनी भी नहीं थी और यहां पर किसी प्रकार का विद्रोह भी नहीं हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब साइंस स्टार्ट हो चुकी है। एम्पियर निम्न में से किसका मात्रक है? एम्पियर, साइंस स्टार्ट हो चुकी है। एम्पियर जो है वो किसका मात्रक है? तो दोस्तों विद्युत धारा का जो मात्रक है वो कौन है? एम्पियर। याद कर लें, बहुत बार आर्मी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आप आर्मी जीडी, टेक्निकल, कलरक, रेलवे ग्रुप डी, अगर आप राजस्थान पुलिस एसआई या किसी अन्य आयोजित समय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़ जाएं। आपको यहां पर मिलेंगे जीके और साइंस के बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? क्या वजह होती है? कभी आप भी किसी चढ़ाई में चढ़े होंगे, पहाड़ पर होंगे या खड़ी सड़क पर आप चढ़े होंगे या फिर कि रेत की टीले पर आप चढ़े होंगे, तब आप आगे की ओर झुकते हैं। कभी आपने सोचा है कि आप आगे की ओर क्यों झुकते हैं? तो अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए। क्या करने के लिए? अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुकता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर इसमें से क्या है जो अपरिवर्तित रहेगा? बहुत सोच समझने वाला क्वेश्चन कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है? गलनांक घट जाता है, गलनांक बढ़ जाता है, गलनांक अपरिवर्तित रहेगा या गलनांक शून्य हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा बर्फ पर आप दाब बढ़ाती हैं तो उसका गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, कारण क्या है? क्यों उड़ सकती है? क्या अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है? उसकी आंख का प्योन बहुत बड़ा होता है, वह अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं तो उसका नियंत्रण करती है, और कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है। तो आंसर यहां पे क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर होगा वह अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है तो उसका उस पर नियंत्रण रहता है। इसकी वजह से चमगादड़ है वो अंधेरे में उड़ सकता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। और आज का लास्ट क्वेश्चन, मृग तृष्णा उदाहरण है। सड़क पर, मरुस्थल के रेत के टीलों में आपको मृग तृष्णा वहां पर दिखाई देती है, वो किस वजह से बनती है? तो दोस्तों वह बनती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। किसकी वजह से? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। दोस्तों क्या बात है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं बताते कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। क्या कोई आपका खर्चा लगता है? आप लाइक भी बहुत कम करते हो, इसमें भी कोई खर्चा लगता है? और अगर आप पहली बार आ रहे हैं, क्लास आपको पसंद आई और प्रतिदिन आप इसी प्रकार के क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो डाला जाए नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों आज के सिर्फ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।